अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। हमने बात करनी थी मुल्क की सियासत के ऊपर, पीटीए का एहतजाज कैसा रहा, अब अगला लाहेअमल क्या होगा, क्या पीटीए ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी नहीं लेगी, क्या कोई रिकॉन्सिलेशन के दरवाजे खुलेंगे नहीं खुलेंगे। लेकिन उस बीच खुद हुकूमत के अहम तरीन वज़ीर और वो भी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ऐसा ट्वीट कर रखा है पिछले 24 घंटों में कि जो मौजूद बहस है और वो इट्सेल्फ हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ख्वाजा साहब ने लिखा है कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार के करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुके हैं और अब आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं और चबले मारते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है। ब्यूरोक्रेसी और दूसरी अशराफिया की पुर्तगाल में पनाहगाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा किरदार एक वर्क साहब अदा कर रहे हैं। अब उनकी इशारा बुजदार साहब के दौरे हुकूमत के एक बड़े अहम ब्यूरोक्रेट थे, उनकी जानिब है, किसी हद तक सियालकोट की एक ज़िम्मेदार शख्सियत की जानिब भी है। फिर कुछ सहाफ़ियों का मानना है कि एक वफाकी वज़ीर भी इस सब का हिस्सा हो सकते हैं, जिनका पुर्तगाल में कारोबार भी है मुबैना तौर पर। तो सियासत पे बात तो होगी, लेकिन साथ ही वज़ीर दिफा कह रहे हैं। पहले तो मुझे लगा बेहसियत सहाफ़ी जब उन्होंने ट्वीट किया कि शायद ये अपोजिशन रहनुमा हैं जो हुकूमत के ऊपर चार्जशीट कर रहे हैं कि देखें जी आप आपके दौरे हुकूमत में जो ब्यूरोक्रेसी है वो पुर्तगाल की शहरियत ले रही है। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ नहीं ख्वाजा आसिफ साहब उनका ओरिजिनल अकाउंट है वेरीफाइड एक्स के ऊपर, जैसे किसी ज़माने में हम ट्विटर कहा करते थे, तो एक्स के ऊपर उनकी ये ट्वीट है जो आई हुई है। और उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब भी बोले हुए हैं, सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब भी बोले हैं, और फिर नामी ग्रामी इदारों ने BBC ने खबर की हुई है कि गोल्डन वीज़ा पुर्तगाल ऑफ़र किया करता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ गए हैं। और आज डॉन अखबार की खबर आप देख लें कि साल 2025 जिसमें हम आपसे मुखातिब हैं, इसके जो पहले 6 माह जुलाई तक, उसमें 3.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। तो ये किससे सवाल हम उठाएं? ख्वाजा साहब किसके खिलाफ ये शिकवा कर रहे हैं? हुकूमत तो इनकी है। तो इस पर बात कर लेते हैं, साथ कुछ PTI के मामले भी आएंगे कि अब क्या फ़ैसला किया खान साहब ने, क्योंकि तला ये है कि ज़िमनी इंतखाबात में PTI शायद शरीक ना हो। मुझे ज्वाइन कर रखा है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब मियां अली सरफराज साहब ने। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी अमूर और इंटरफेथ हारमनी नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब ने। खेलदास साहब, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन ज़रा पहले मुझे लगा कि ये जो शिकवा ख्वाजा साहब ने किया ये अपोजिशन का है, हुकूमत तो जवाब देगी। मियां अली सरफराज साहब, वो हमने तो एहतजाज पे बात करनी थी, लेकिन ये ख्वाजा साहब जो शिकायत कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? हुकूमत तो ख्वाजा साहब की नहीं है। हुकूमत तो उनकी है जी। अच्छा, लेकिन अच्छा मज़े की बात यह है कि अब ख्वाजा साहब तो अब उनका कहना तो बहुत बड़ी बात है, इनको कोई सजाएं नहीं होंगी। और अगर वो ख्वाजा साहब लिस्ट भी प्रोवाइड कर देना कि कौन कौन से लोग गए हैं, तो मेरा ख्याल है उनको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछने के लिए हम जो हैं हर करदा ना करदा गुनाह के लिए PTI वाले बैठे हैं ना, सजाएं लेने के लिए। जो हमारे माशाल्लाह 12-12 साल के बच्चों को 15-15 साल की 10-10 साल की सजाएं दे दी हैं, तो ये सारा कुछ सिर्फ हमारे लिए है। आज आप ये ख्वाजा साहब बेहतर बता सकते, बल्कि खेलदास साहब का भी तो इनका घर का भी मसला चल रहा था कि जिनको सरकारी रिहाइश नहीं मिली एज ए मिनिस्टर, उस पर भी आज इनसे पूछें कि उस खेलदास साहब को रिहाइश नहीं ना मिली, वजीरों वाला घर नहीं मिला, क्योंकि वो भी दाएं बाएं कुछ ये गिला कर रहे थे कि पता नहीं किसी और कुछ लोगों के पास शायद हैं। नहीं, वो घरों की तज़ीनो आराइश के लिए तो मियाँ साहब आजकल CDA पे इश्तिहार आते हैं तज़ीनो आराइश के लिए, तो आज घरों की वो खेलदास साहब को नहीं मिल रहा। घर अच्छा, पूछा था एक प्रोग्राम में, हम इकट्ठे ही थे। अच्छा, वो किसी और को मिल रहा है और इनको भी नहीं पता किसको मिल रहा है। मजे की बात ये है। और ख्वाजा साहब ने ये जो बयान दिया है उसकी भी एक्सप्लेनेशन खेलदास साहब जरा ज्यादा अच्छी दे सकते हैं मुझसे। मैंने इसलिए मुखातिब किया कि ये वो काम था जो PTI को करना चाहिए। एहतजाज अपनी जगह आपका हक है, लेकिन इसके ऊपर तो आप हुकूमत से जवाब तलब करें ना। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही वो वजह थी जिसकी वजह से पता चला शुगर के स्कैंडल के ऊपर किस मिल ने कितनी शुगर एक्सपोर्ट की। तो जो काम आपके करने वाले हैं आप वो भी नहीं करते ना, मसला ये है। बहरहाल खेलदास जी, हम बात पूरी कर लें। मियां साहब, बात आपकी अधूरी रह गई। बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें कर जी हमें, मैं आपको बताऊं जी, हम ये काम बिल्कुल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। जहां तक कहते हैं शुगर के ऊपर हमने बड़े सवालात उठाए थे, लेकिन हमारी तो मुसीबत ये बनी हुई है, हमें तो असेंबली जाते हुए डर लगता है। क्यों? हमें यही नहीं पता लगता कि कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ क्यों।
अब हम 2 दिन से असेंबली में बैठे हैं, हमारे राइट की सीट, लेफ्ट की सीट, अगली सीट, पिछली सीट सारी तो खाली होती जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन डीनोटिफिकेशन पे डीनोटिफिकेशन करा रहा है। अब आप मुझे बताएं, एक मेंबर को यही नहीं पता कि मैं असेंबली में जाऊंगा तो मैं वहां से उठाया जाऊंगा या मैं डीनोटिफाई हो जाऊंगा या आज मेरा आखिरी दिन है असेंबली के अंदर। वो बेचारा ये सोचेगा कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, ठीक, तनकीद भी हुकूमत पे हुकूमत ही करेगी। तो इसका मतलब हुकूमत आपका बंदोबस्त करने में कामयाब है। ठीक है खेलदास जी, क्यों आप इस कदर खौफ की कैफियत में आपने मुब्तला किया हुआ अपोजिशन को? ख्वाजा साहब वाली बात पे मैं बाद में आता हूँ। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता पहुंचेंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे या नाअहल हो जाएंगे। जी, मैं मियाँ अली सरफराज साहब ने पहले तो मेरे मुतल्लिक जो बात की कि इनको मिनिस्ट्री इनकलेव में घर नहीं मिला, तो 2-3 दिन पहले हम एक प्रोग्राम में साथ थे, अतर काजमी साहब के, आप ही का चैनल है जी, उसमें सवाल हुआ था तो मैंने कहा था मेरा घर नहीं है मिनिस्ट्री इनकलेव में। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो घर मेरा नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये किसके घर की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल मेरा नहीं है, मैंने उनको ये कहा था। बाकी मेरा शिकवा नहीं है। दूसरी बात, आपका जो सवाल है, नहीं वैसे आपको घर नहीं मिला अभी तक वहां पे मिनिस्ट्री ऑनक्लेव में? नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ पार्लियामेंट लॉजेस में इस वक्त। अच्छा, मतलब वो मुझे कोई इतनी नीड नहीं है। ले जी, अली सरफराज साहब आपको जवाब मिल गया उनका। ठीक जी। नहीं, मैंने तो जो अली सरफराज साहब बड़े हम्बल आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको मिला नहीं है इसलिए इन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेज करूंगा और इन एनी केस इनको पता ज़रूर करना चाहिए कि वहाँ पे जितने वुज़रा हैं उनसे ज़्यादा घर हैं, तो इनका हक बनता है कि इनको वहाँ पे घर मिले। इनको ज़रूरत ना हो तो इनके फैमिली मेंबर्स रहें, एंजॉय करें। ले जी, खेलदा साहब आप वाहिद वफाकी वजीर हैं जिसके हक में अपोजिशन भी बोल रही है। अब इस पे तो उनको दाद देना कि वो आपके हक में बात कर रहे हैं। मैं मियाँ साहब की इज्जत और एहतराम करता हूँ, मैं इनके मशवरे पे घर अप्लाई करूँगा, बस ये। बस ठीक है, बस बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, आगे आए सर। ठीक है, अब आते हैं आपके सवाल पे। देखें, जो 9 मई में मुलव्वस लोग हैं जिन पे ये अदालतों से या खुसूसी अदालतों से फैसले आ रहे हैं, मैंने उस दिन कई दफ़ा कहा है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरे लिए ये खुशी की बात नहीं है कि कोई हमारा रुकन किसी भी जमात से हो, नायल हो जाए, उसको सज़ाएं हो जाए। मगर बदकिस्मती ये है कि एक जमात बनी थी, झूठे सच्चे ख्वाब दिखाकर अवाम को आए थे। उस जमात को सियासी जमात के बजाय एक हुजूम में तब्दील हो गई। अपने जो अफवाज के तनसीबात है उनको जलाओ गिराओ ये किया। और ये अगर बरतानिया में कोई लोग करते या अमेरिका में करते, सज़ाएँ तो होनी थी। ये जुर्म ही ऐसा है, उसकी सज़ाएं फैसले तो उधर तो दिनों में आने थे, इधर तो 2 साल लग गए। तो ये फैसले हमारी ख्वाहिशात नहीं है, हमारी ख्वाहिश, हम ये ज़रूर समझते हैं एज ए पाकिस्तानी कि मेरे शोधा की अगर कोई बेरमुती करे, तज़ीक करे, मेरे तनसीबात, आपकी तनसीबात, ये जो हमारे दिफा के लिए, हमारी सलामती, उस पर कोई हमला करे, उस इदारे को कोई कमज़ोर करने की कोशिश करे। जिस दिन 9 मई की जो साजिश थी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ सिर्फ नहीं थी, वो पूरे इदारे के ख़िलाफ़ थी। वो इदारा अगर मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है, वो अगर कमज़ोर होता है तो पाकिस्तान कमज़ोर होता है। तो ये मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ ये रास्ता जो जिसका इंतखाब किया इमरान खान ने किया, ये दुरुस्त नहीं है। तो इससे मेरे लिए ये खुशी की बात नहीं है कि ये रास्ता उन्होंने चुना। मेरा सियासी मुखालिफ हो, सियासी मैदान में मेरा मुकाबला करे, मुझे शिकस्त दे या मेरे से जीते, बड़ा जलसा करे या छोटा करे, सियासी रास्ता हो ना, तो मेरे लिए वो अच्छी बात है। मगर जो ज़ाहिर, मैंने मियाँ साहब से भी पूछा तो आपने तो 9 मई नहीं किया, इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं था उस दिन। तो मैं तो जो भी मेरे पीटीआई के रुकन मिलते हैं, मैं तो पूछता हूँ काफ़ी दोस्तों से, तो कुछ लोगों पे नहीं हुई है। अगर कुछ लोग ऐसे भी है, शामोन कुरैशी को अगर बरी हुआ है या जैन कुरैशी बरी हुआ है, फवाद चौधरी बरी हुआ है, तो पीटीआई को उस पर खुश होना चाहिए। उस पर खुश नहीं हो रहे हैं, उस पर सवाल उठा क्यों नहीं खुश हो रहे हैं मियाँ साहब? आप जो लोग बरी हो रहे हैं, आप उसे भी साजिश समझते हैं? बरी हुए हैं, आप उसे भी साजिश समझते हैं? मेरी इनसे गुजारिश है, अगर आपके कुछ लोग बरी हो रहे हैं तो आप उसे भी साजिश समझते हैं? यानी नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि अगर कोई बरी हो रहा है, मैं तो कहता हूँ कि सबको बरी होना चाहिए। देखें, मैंने तो सवाल ही बात ही और की थी, खेलदास साहब ने तो वही घिसा पिटा थीसिस पर दोबारा बता दिया। ये तो हमारे प्रोग्राम में आपस में बैठते हैं, मैं जब भी कहता हूँ जुल्म हुआ, ये कहते हैं आपने आग लगा दी, आपने ऐसे कर दिया, आपने शोहदा की बेइज्जती कर दी। वो बस अब क्या करें, ये तो कही जा रहे हैं, इनके पास एक ही बात है। मेरा सवाल और है। वो क्या है?
मेरे पे तो चले 9 मई का, मेरे पे तो 9 मई का 780A का केस नहीं है। ठीक। मेरा सवाल खेलदास साहब से ये है कि खेलदास साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट आप देखें, पुर्तगाल में हाँ। अब हमारे वजीर दिफा एक बात कर रहे हैं कि अरबों रुपए लूट के हमारे ब्यूरोक्रेट्स वहां चले गए, उनमें से किसी को कोई सजा नहीं हुई। मेरे हल्के में रजाबाद एक इलाका है, वहाँ एक आम की रेडी वाला आदमी जिसका 9 मई से ताल्लुक कोई नहीं था, वो पीटीआई का ही नहीं था। मजे की बात यह है कि बंदा नून लीग का था वो, और अब इन्होंने पीटीआई का कर जरूर दिया है। जब अब आप मियां साहब अब आपने बात छेड़ दी ना, असल मौजू तो मेरा वही था, और उस मौजू के लिए मैंने आज 2 बड़े सीनियर जिम्मेदारों को भी दावत दे रखी है प्रोग्राम के अगले हिस्से में, उनसे मैं बात करूंगा। जी मैं करता हूँ, लेकिन मैं जरा मेरे हल्के के अंदर सिर्फ जी बात कीजिए। सिर्फ जामी साहब, मेरे अपने हल्के के अंदर 33 लोगों को 10-10 साल की सजा हुई है। यकीन करें उसमें 15-15 साल के बच्चे, जो आज से 2013 में मैं पीटीआई में आया था तो उस वक्त मेरे उनकी मूछें दाढ़ियां भी नहीं होती थी, यंग बच्चे बिल्कुल इनोसेंट। अब वो ठीक है, दे आर पीटीआई फेसेस, दे आर नोन, कोई गवाहियां काम की नहीं, कुछ नहीं, वो वहां मौके पर मौजूद नहीं थे। खेलदार साहब अगर केस पढ़े, अगर ये फैसला पड़े, ये बात ठीक है कि जो लोग इसमें देखें इसमें बड़ी सादा सी बात है, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं बिल्कुल उन्हें सजा होनी चाहिए। आपकी क़यादत भी कहती है, मुज़म्मत होनी चाहिए उनको सजा, लेकिन जो इसमें बेगुनाह है या जिनका अमल दखल नहीं है, उसके हवाले से एक तफरीक जरूर सामने रखनी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, बिल्कुल आपका थीसिस ये है कि जब इस तरह से आपके इलाके में लोगों को उठाया जा रहा है, सजाएं दी जा रही हैं, तो फिर ये जो ख्वाजा साहब लिख रहे हैं कि पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है, उर्दू में लफ्ज़ पलीद होता है तो उन्होंने पंजाबी ज़ुबान इस्तेमाल की, पलीद कर रही है। ये खेलदा साहब कौन पलीद कर रहा है इस पाक सरजमीन को? कौन सी ये ब्यूरोक्रेसी है जो हुकूमत की लगाम में नहीं, हुकूमत के बस में नहीं? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे सीनियर रहनुमा है और सीनियर पार्लियामेंटरन है, कई बार वो फेडरल मिनिस्टर हैं, आज भी हैं, कई दफ़ा एमएनए बने, उसका वसी तजर्बा है। 40 साल से भी, मेरी उम्र के 10 साल का मैं होगा तो ख्वाजा साहब सियासत में आए, तो वो अपने उनका जो नुक्ते नज़र है, अपने तजर्बात, अपने जो उनका जो वक्त गुजरा है वो उस हिसाब से वो दे रहे हैं। जामी साहब, मैं एक बात आपको और मज़ीद ख्वाजा साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं 2020 में ईद पे कुछ 5-6 दिन की छुट्टियों पे जा रहा था कनाडा, मेरी इस्लामाबाद से फ़्लाइट थी PIA की। तो मैं जब उस फ्लाइट में बैठा हुआ था, उसमें मुझे 5 से 6 सेक्रेटरी जो जिनका ताल्लुक सिंध से भी था, फेडरल में था, तो वो फैमिली के साथ जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हमारे घर जो है उधर भी कनाडा में भी है। तो मैंने कहा आपने ड्यूल नेशनलिटी ली हुई? तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। तो ये अगर रिकॉर्ड निकलेगा तो ये पूरे पाकिस्तान में ऐसी ब्यूरोक्रेसी है, सब नहीं होंगे उसमें, कुछ होंगे, तादाद आधी हो या चौथाई से हो, वो मुझे नहीं पता एक्यूरेट, मगर है ज़रूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं अपनी तजर्बे की बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे हक हासिल नहीं है, मेरे भाई मियाँ साहब को ये हक हासिल नहीं है कि हम ड्यूल नेशनल हो, हमें तो पार्लियामेंट में बैठने भी नहीं। मैं तो पहले कहता हूँ ये ख्वाजा साहब या हमें ये तो अपने कानून साजी करनी चाहिए, इस किस्म की जो ड्यूल नेशनली क्यों होनी चाहिए। अब आप ठहरिए, मैं ना एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद आपको बड़े हौलनाक फैक्ट एंड फिगर बताऊंगा। देखिए, ये अगर ब्यूरोक्रेसी चाहे वो सिविलियन है या किसी और शोबे से उसका ताल्लुक है, या ये मेरे मुल्क के सियासतदान जिन्होंने निज़ाम हुकूमत चलाना है, गवर्नेंस करनी है, अगर इनके अपने मफादात पुर्तगाल और दीगर ममालिक में होंगे, प्रॉपर्टीज़ वहाँ होंगी, बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, तो ये मेरी और आपकी खाक फिक्र करेंगे? कैसे चलेगी गवर्नेंस? कैसे ये डिलीवर करेंगे? ये सवाल है जो पूछने वाले हैं। और फिर मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा कि इसी साल यानी 2025 में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को बताया गया कि कितने ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। आप तादाद सुन के हैरान हो जाएंगे। रवां साल जनवरी में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बराए दाखिला को बताया गया था कि मुल्क के 22,000 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल हैं। 2200 नहीं, 22 नहीं, 22,000 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स। और ये BBC पे ख़बर छपी हुई है जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ये ब्रीफिंग दी गई है। इसी मौजू पर फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट कर रखी है। वो ये कहते हैं कि जिन सियासी और ब्यूरोक्रेसी के नाम पर बाहर जायदाद है, उनको इंतखाबात लड़ने और आम मुद्दों पर होने का कोई हक नहीं। ताहम ग्रेड 19 के ऊपर के अहदेदारों से हलफ लिया जाना चाहिए
कि उनकी या उनके करीबी ख़ानदान की बैरून मुल्क कोई जायदाद या इंटरेस्ट नहीं है। गलत हलफनामा वैसे ही जुर्म। तो ये 22,000 ब्यूरोक्रेट्स जिनकी दोहरी शहरियत है, और फिर ख्वाजा साहब जो पुर्तगाल की कहानी सुना रहे हैं अरबों रुपए की, इस सब की होते हुए ज़रा आप खुद सोचिए। मैं अपने देखने वालों से मुखातिब हूँ, हम हुकूमती नुमाइंदे से भी जवाब लेंगे, अपोजिशन से भी बात करेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि फिर इन्हें काहे को मेरी और आपकी फ़िक्र होगी जब इनका अपना इंटरेस्ट पुर्तगाल के गोल्डन वीज़ा में होगा, अपना इंटरेस्ट दोहरी शहरियत में होगा। और अभी खुद खेलदा साहब ने बताया कि कुछ अर्सा पहले वो फ्लाइट में थे, कनाडा जा रहे थे फैमिली समेत, कई एक ब्यूरोक्रेट्स उनके बच्चों समेत, उनके अपने वहाँ घर हैं, बेंगलोर हैं। ये इनको मेरी आपकी फ़िक्र कैसी हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। पैसा ये ले रहे हैं मेरी और आपकी तनख्वाह का, अफसर हैं हमारे ऊपर लगे हुए, लेकिन इनके मफादात, इनकी ख़ानदान, इनकी प्रॉपर्टीज़ वो सारी बैरून मुल्क हैं। खेलदा साहब, मैंने तो नोहा पढ़ा है, आपके पास कोई जवाब है तो प्लीज़ दीजिए। अवाम आपकी बात सुनना चाह रहे हैं कि हुकूमत के पास आपको दलील बाकी बची है या नहीं। ये गवर्नेंस के मामलात हैं और यही निज़ाम है जिससे जो है अवाम भी परेशान होती है, हम भी इसमें सफ़र करते हैं, आप भी सफ़र करते हैं। और सियासतदान तो बेचारा हर जगह पे रगड़ा खाता है, मगर इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। असल किसने पूछना है? जिसका जिक्र आपने कहा, हमें पूछना है, हमारा काम है। मैंने पहले इंट्रो में कहा था कि अगर ये सब कुछ ठीक करना है, ये हुकूमतों की काम है। मैं अपनी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ और हमें इसके लिए कानून साजी करनी चाहिए। मैंने आपको इंट्रो में कहा हमें कैबिनेट में इस पे बात करनी चाहिए, हमें जो हमारे ऐवान हैं उनमें कानून साजी करनी है, इसको ठीक करना चाहिए। ये नहीं है कि सियासतदान अगर ड्यूल नेशनलिटी नहीं रखता तो 19 या 20 ग्रेड का अफसर वो किस तरह काम करेगा। उनका इंटरेस्ट एक जो पैर है इधर होगा, एक पैर जो उसका दूसरा पाँव है वो दूसरे मुल्क में होगा, तो वो ज़ाहिर है सर्व नहीं कर सकता। और जो तादाद आपने बताई है, बिल्कुल जो कायमा कमेटी में जो चीज़ें आती है वो हुकूमत ही पेश करती है। और इसको बिल्कुल आपकी जो मेरे भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मियाँ साहब खेलदा साहब तो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है शिकवा। मियाँ साहब सर, मियाँ साहब की करण जी, खेलदा साहब की हुकूमत है। मेरा आपसे मेरा नहीं मेरा मियाँ साहब एक मिनट ठहरेगा, मियाँ साहब एक मिनट ठहरेगा। मियाँ साहब, मैं जो बुनियादी बात आज करना चाह रहा हूँ वो पता क्या है, वो ये है कि जब इंटरेस्ट ही एक ब्यूरोक्रेट का बाहर है, बच्चे भी आला तालीम के लिए बाहर हैं, प्रॉपर्टी भी बाहर है, दोहरी सर आपकी बात को यहीं काटते हुए मैं करूंगा, मैं आपकी बात उसे मेरी आपकी कहाँ से फिक्र होगी? आप मासूम बात कर रहे हैं। जी जी प्लीज। आप अजमल साहब, इसमें एक चीज का इजाफा मैं करूं। अजमल साहब बिल जी कीजिए, मैं मियाँ साहब को रोक लेता हूं, उनसे गुजारिश करके आप कीजिए। अच्छा जी, ये एक हुकूमत का, ये एक दौर का मसला नहीं है, दाइयों से होता आ रहा है और इस निज़ाम को हमें ठीक करना है। ये नहीं कि मेरी हुकूमत में हो रहा है, पहले नहीं था, पहले भी था, ये होता आ रहा है। ठीक है जी जी मियाँ नहीं होना चाहिए। सर मैं गुजारिश करूं, दसो ना सर मैं गुजारिश करूं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पहले भी होता आया, सब कुछ होता है, मगर बात ये है कि ये सवाल उठाया किसने? ये सवाल ख्वाजा आसिफ साहब ने उठाया है, ये इनके वज़ीर दिफा उन्होंने किया है। मेरे पास तो ये 22,000 ब्यूरोक्रेट्स की डुअल नेशनैलिटी का मुझे तो नहीं पता था। अब अगर ये एक चीज सरफेस हुई है और आज की तारीख में 2025 में हुकूमत इनकी है, जो मेरे भाई बैठे हैं, तो हम ऑपोजिशन वाले तो कोई ऐसा काम नहीं, हम तो नहीं इस चीज को चेक कर सकते। अब जो कानून बनाना है, आज के दिन में असेंबली के अंदर एक ऐसा कानून को पास हो रहा था बिल, जिस पे ऑपोजिशन के वोट ज्यादा भी कहते हैं, तो स्पीकर साहब कहते हैं मुझे हाँ ज्यादा सुनाई दिया और मुझे लगा कि ये हेंस अप्रूव्ड। हम हंसते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, चीखते रहते हैं, एंड में फिर हंसते हुए इनका मजाक भी उड़ाते हैं कि यार जो तुम इस मुल्क के साथ कर रहे हो ना, मियां साहब जरा सुना भी नहीं था। ठहरे ना, आप ठहरिए। मुझे सीनियर सहाफ़ी हैं, बिलखुसूस इन्वेस्टिगेशन के मामले में उनका अपना एक नाम है, जनाब जाहिद गुशकोरी साहब, उनको हमने ज़हमत दी थी, वो इस स्टोरी पर तफसील से काम भी कर रहे हैं। जब उनकी स्टोरी आएगी फिर भी बात करेंगे, लेकिन इधर समझने के लिए कि उनका काम है इस मामले के ऊपर। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब ने जो बात कर रखी है पुर्तगाल की प्रॉपर्टीज़ की, फिर आज मैंने एक डाटा दिया कि जो वजारत कायमा कमेटी बराए दाखिला को बताया गया इसी साल के 22,000 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी दोहरी शहरियत है। ये तो अलहदा कहानी। ये पुर्तगाल की प्रॉपर्टी और अरबों रुपए और कहा जी ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है पाकिस्तान को,
सबसे बड़ा किरदार एक विरक साहब हैं, ख्वाजा साहब ये इतराफ़ करें, ये वज़ीर दिफा इतराफ़, ये किस कहानी का जिक्र वो कर रहे हैं? क्या उन पे अचानक इंकशाफ हुआ कोई? एक तो जामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर। बिल्कुल ही मेरे पास जो मालूमात हैं, देखें पाकिस्तान के पास काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। पाकिस्तान सिग्नेटरी बना था 2018 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ठीक। जो मुख्तलिफ ममालिक वॉलंटियरली अपने शहरियों की असासे और बैंक अकाउंट्स वगैरह के हवाले से मुतल्लिका ममालिक को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के पास बहुत मालूमात आई हैं, कम अज कम, वैसे तो लाखों की तादाद में हैं जो पाकिस्तानी शहरी बाहर हैं। 58,000 ऐसे किरदार हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, जिन्होंने अपना डिक्लेरेशन वहाँ दिया है। मुख्तलिफ ममालिक में कम अज कम 58 ममालिक हैं। अच्छा। 58 कंट्रीज, $8 बिलियन के, जिस पर ये हुकूमत आप पाकिस्तान एक बिलियन डॉलर कह रही ने है? काम 8 शुरू किया FPR ने पर्टिकुलरली, क्योंकि इसमें 7 मुख्तलिफ इदारे हैं जो इंगेज किए गए हैं। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी, FPR का इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, और नैब, FIA, इसके अलावा जो भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत पाकिस्तान अपने मिशन को इंगेज कर रहा था। इसमें पाकिस्तान ने सबसे पहले 9 लाख सिविल सर्वेंट जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जिसमें 1.5 लाख ब्यूरोक्रेट हैं या ग्रेड 16 एंड अबाव के लोग हैं, उनकी इंक्वायरीज पाकिस्तान ने शुरू करवाई। जो आप इसको इंक्वायरी का नाम नहीं दे सकते, स्क्रूटनी, उनसे वॉलंटियरली मालूमात मांगी गई कि आप दोहरी शहरियत रखते हैं या आपके कोई बाहर असासे हैं तो डिक्लेरेशन दीजिए। इसमें जो नंबर आप बता रहे हैं वो उस स्टैंडिंग कमेटी में मैं भी मौजूद था, ये इतना नंबर नहीं है। 2570 उस वक्त ये नंबर कम था, क्योंकि 3 लाख मुलाजमीन की स्क्रूटनी हुई थी। अब ये नंबर बढ़ा है और 2570 तक पहुंचा है, जिनकी दोहरी शहरियत जो रखते हैं या उनकी बीवियां या जो बच्चे हैं उनके। जी। इसमें 37,000 पाकिस्तानियों ने शहरियत भी छोड़ी है। और ख़ास बात यह है कि 300 छोटे बड़े ताजर भी हैं और 231 पायलट भी हैं। अच्छा। बाकी तो मैं डिटेल, शायद आपके पास टाइम नहीं होगा इतना। और 9 लाख मुलाजमीन की स्क्रूटनी होनी है। इन्होंने 55 ममालिक में ये किया है। इसमें मैं आपको मुल्क वाइज भी डिटेल दे सकता हूँ। और पुर्तगाल पर अगर आप फोकस करना चाह रहे हैं जी, तो मेरी कोशिश थी, मैं पुर्तगाल में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनसे एक नंबर कंफर्म करना चाह रहा था, क्योंकि पुर्तगाल में 3,40,000 लोगों ने शहरियत हासिल की है, जिसमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। ये 2008 के बाद से की है। और अभी जो पर्टिकुलरली एक साल में 21,000 शहरियत लोगों ने हासिल की है। मुख्तलिफ ममालिक के ज्यादातर पाकिस्तानी हैं इसमें। और खास बात यह है कि पाकिस्तानी इदारों का ये ख्याल है कि लगभग $2 अरब जो है वो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर किसी तरीके से गए हैं, निकले हैं। बड़ी तादाद में लोग गए हैं और ज्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें पुलिस वाले अफसरान भी हैं, हर किस्म के हैं अफसरान। इसमें तो के भी कुछ लोग हैं। ये आपको मैं डिटेल इतनी ज्यादा यहाँ नहीं दे सकता। इवन वो पाकिस्तान के मिशन अमेरिका में गए हैं, वहीं से स्लिप हो गए। तो ये इसकी डिटेल मैं आपको बता सकता हूँ आगे जाकर, लेकिन प्राइवेसी में आती है और मैं चाहता हूँ कि स्टोरी पे मैं काम कर रहा हूँ तो ज्यादा मजीद फिर गिशकोरी साहब जब ऐसे ही आप स्टोरी कंपाइल करें तो आपसे दोबारा लेंगे। ये हैरान कर दिया आपके अदादो शुमार ने। ये है हमारी हालत ज़ार, और ये ज़ाहिर सा बता रहे हैं कि 2008 से अब तक की ये परफॉर्मेंस है। $2 अरब। ये आप इमेजिन करें कि हमें IMF 1-1.5 अरब लेने के लिए हर साल हमें क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, और $2 अरब बाहर हम ले जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद गिशकोरी साहब आपका, खेलदास कोहिस्तानी साहब आपका भी, और मियाँ अली सरफराज साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक और फिर वापस आते हैं, इसी मौजू पर बात भी करेंगे। और फिर अमेरिका ने भारत पे 25% मजीद टैरिफ पे लगा दिया, अब यानी उन्हें 50% टैरिफ देना होगा। अभी हमें ज्वाइन किया है प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, इकॉनमी के मामला पर गहरी नज़र रखते हैं, लिखते भी हैं, जनाब यूसुफ नज़र साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, जहमत दिए 2 वजूहात की बुनियाद पर। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि ट्रंप सरकार ने 25% और टैरिफ लगा दिया भारत पे, यानी मजमूआ 50% टैरिफ हो गया है।
इंडिया के ऊपर। फिर मैंने कुछ ये ख्वाजा साहब के ऊपर बात करनी है, पुर्तगाल में हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या करने जाती है, क्यों खरीदते हैं वहाँ जायदादें, लेकिन ये बाद में। पहले ये मुझे बताइएगा, ये 50% टैरिफ ऑन इंडिया, वो इंडिया जिसके साथ अमेरिका की बहुत कुर्बतें थीं, क्वाड का वो हिस्सा था, क्या ताल्लुकात थे उनके, इसका क्या मतलब होगा? 50% टैरिफ इंडिया जैसी आबादी के ऊपर अगर लगेगा तो इंडिया अमेरिका ताल्लुकात कहाँ होंगे और उसकी इंडियन इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा? जी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपका बेहतरीन सवाल है। कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $820 बिलियन हैं। ठीक। और अमेरिका जो है उनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स और सर्विसेज मिला के वो तकरीबन लास्ट ईयर $128 बिलियन थी, तो बहुत बड़ी रकम है अनलाइक पाकिस्तान। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इंडिया ने रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट्स किया था, जो लेटेस्ट आज़ाद शुमार मेरे पास हैं, वो तकरीबन $52 बिलियन था। ठीक। तो जो रशिया की टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उसका इंडिया तकरीबन 1/3 के करीब जो है वो खरीदता है। ठीक। तो ये बहुत बड़ा उनकी इक्वेशन है। ठीक। तो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि बेसिकली कि या तो तुम हमारे कैंप में आ जाओ, अगर ये डबल गेम खेलना है तो फिर इसको बंद करना होगा। और इंडिया के लिए दोनों बातें बहुत अहम हैं, इसलिए कि अमेरिका को नाराज करके जो उनकी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया के लिए, वो बड़ी मुश्किल में आ जाएगी, इसलिए कि $130 बिलियन की बात हो रही है। और अगर वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करते हैं तो वो उनको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल रहा था, तो उनका ऑयल बिल जो है बढ़ जाएगा। तो इमीडिएट फ्यूचर में ये होगा कि वो ये कोशिश करेंगे कि रशिया से वो ऑयल इंपोर्ट्स कम करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर तो जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़ी शदीद तरीके से मुतासिर होंगी। यकीनन इस पे कोई ये कहना तो मुश्किल है कि कितनी मुतासिर होंगी, लेकिन 50% जो है वो बहुत बड़ा है परसेंटेज है। और इसकी वजह से जो दूसरे ममालिक हैं जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बहरहाल ये सब जो है यकीनन फायदा उठाएंगे। इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। तो सबसे बड़ा जो उनके लिए मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये इतना पॉलिटिकली स्पीकिंग मेरे ख्याल से इंडिया को फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे इतने बड़े चैलेंज का सामना मेरे ख्याल से दहाइयों में भी नहीं करना पड़ा है। इसलिए कि ये उनकी मईशत पे है, और मईशत में भी बराह रास्त इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बात अमेरिका की है जो उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर वो इसको अमेरिका से ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करते हैं, उनको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको रशिया से पर ऑयल जो इंपोर्ट्स करना बंद करेंगी, जिससे उनकी इकोनॉमी और मुतासिर होगी। तो इन द नियर टर्म ये हो सकता है कि मईशत मुतासिर होगी। वहाँ मजीद जो है अगर ऑयल कम कर ज़्यादा कीमतों में ख़रीदते हैं तो फिर महंगाई वहाँ बढ़ सकती है। तो इंडिया को बेसिकली बहुत शदीद जो है इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा यूसुफ साहब, ये इंडिया का रद्दअमल भी मैं देख रहा था जी, कोई सेटलमेंट नहीं होगा। इंडिया का भी मैं रद्दअमल देख रहा था। इससे पहले भी उन्होंने कहा जी हमारा अपना इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक हम फैसले लेंगे। हालांकि अमेरिका की उनको बहुत आशीर्वाद थी। अब वो कहते हैं इंडिया विल टेक ऑल एक्शंस नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। क्या इंडिया अमेरिका को उनकी भारतीय ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में कहेंगे लफ्ज़, नाराज़ करके सिर्फ रूस से तेल की ख़रीदारी को फ़ौक़ियत दे के अपनी इकॉनमी बचा सकता है? देखिए, इंडियंस के साथ जो उन्होंने जो मुज़ाकरात हुए हैं, कई राउंड्स हुए इसके, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया को ये तवक्को थी कि वो उनको मना लेंगे और तकरीबन 15% जो है टैरिफ पे मना लेंगे। तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि इंडिया से बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। और वो ये हुई है कि वो ये समझने में नाकाम रहे हैं कि ट्रम्प साहब के लिए इस वक्त रशिया को काउंटर करना बहुत अहमियत की हामिल है, इसलिए कि वो इस बात पे बहुत नाराज हैं। उनको ये तवक्को थी कि वो रशिया और यूक्रेन में सीज फायर करा देंगे, लेकिन पुतिन साहब ने जो है रूस के सदर ने मेरे ख्याल से उनको कुछ ज्यादा क्या कहना चाहिए हमारी जबान में लिफ्ट नहीं दी है। ठीक। तो ट्रम्प साहब इस पे बहुत चिराग पाए हैं। अब वो ये चाहते हैं कि रशिया को कॉर्नर किया जाए, चूंकि
इस वक्त जो है चीन के अलावा जो है वो इंडिया जो है बहुत बड़ा खरीदार है, और रशिया को इससे बड़ा फायदा हुआ है अपनी ऑयल एक्सपोर्ट से। और रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट जो है तकरीबन $150 बिलियन हैं, जिसमें से 50 बिलियन तो खाली इंडिया खरीद रहा है। तो यकीनन इससे बड़ा उनको रशिया को फायदा हो रहा है, जो बकौल सदर ट्रंप के इससे रशिया को जंग में मदद मिल रही है फाइनेंस करने में। तो सदर ट्रंप जो है वो इसको रोकना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो, चूंकि अब ये उनके दिमाग में बात आ गई है, वो इससे पीछे हटेंगे। तो या तो फिर भारत पीछे हटे या फिर सफर करे, और कोई चारा नहीं है। ये कहना कि जी हम अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे, मेरे ख्याल से ये जो एकेडमिक बात है, इसलिए कि जो मैंने हकायक आपके सामने पेश किए तो उसमें हैं, तो जो आपने नुक्ता पेश किया, जो बड़े प्रैग्मेटिक फैक्ट एंड फिगर्स आपने बयान किए हैं, वो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो पाकिस्तान भारत जंग में भी जो उनको सुख्की का सामना करना पड़ा, जिस तरह ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं मैंने सीज फायर करवाई और मोदी उसकी नेगेशन कर रहे हैं, फिर जिस तरह से डीलिफ्ट करवा रहा है ट्रंप उन्हें, जो उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, अब टैरिफ 50% हो गया। आपके फिगर्स ये कहते हैं कि $128 बिलियन की ट्रेड है इंडिया की और अमेरिका की। ऑन दी पैरेलल $52 बिलियन सिर्फ वो लगता है रूस से तेल लेने में। तो ये $52 बिलियन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे या $128 बिलियन का इंडियंस? देखिए, बज़ाहिर तो नहीं, सिर्फ खाली इसकी एक्सपोर्ट्स की और बात नहीं है, इसलिए कि अमेरिका जो है ग्रोइंग मार्केट है इंडिया के लिए। तो उसमें जो है जो 128 बिलियन की बात की, तकरीबन 87 बिलियन जो है उनका गुड्स हैं एक्सपोर्ट्स, और बाकी तकरीबन ओवर $40 बिलियन जो हैं वो उनकी सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज हैं। तो उनकी आईटी इंडस्ट्री भी बड़ी हिट होगी इस बात से। अभी तो फिर, और अब बात आगे निकल गई है वो, इसलिए कि कुछ लोग अमेरिका में ये कह रहे हैं कि इनको जो इनकी आईटी जो प्रोफेशनल्स को वीजा दिए जाते हैं वो भी बंद कर दें। अच्छा। तो आईटी के लिए, आईटी तो आपको पता है ये बहुत बड़ा ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन ग्रोथ का। अगर आईटी की एक्सपोर्ट्स भी हिट होती हैं, अगर आईटी की जो लोग, जो तो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो एक्सपोर्ट की जा रही थी वो भी अमेरिका उन पे पाबंदियां लगाता है, तो इंडियन इकोनॉमी है वो काफी मुश्किल में आ जाएगी। और जो सारे हकायक हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त मोदी साहब के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो ट्रंप साहब से कोई समझौता करें। अगर वो समझौता नहीं करते हैं और कौमी वकार और सलामती की बातों पे खड़े रहते हैं, तो फिर तो एक काफी, यूसुफ साहब मुख्तसर जरा फरमाइएगा, वक्त भी थोड़ा कम है हमारे पास। इस सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे फायदा उठा सकता है? पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस वक्त कुछ कॉन्क्रीट जो है कंसेशंस ले। इस वक्त जो 19% अच्छा है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इजिप्ट को जो है 10% का टैरिफ दिया गया है, ठीक है, और बांग्लादेश, वियतनाम को, इंडोनेशिया को 20%। तो हमें ठीक है, हमारे इंडिया के मुकाबले में तो हमारी सूरत हाल बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे मुल्कों से जब मुकाबला करते हैं तो कोई इतनी काबिल रश भी नहीं है। लेकिन ये मौका है कि हम इससे फायदा उठाएं। ठीक। दूसरा जो बहुत अहम नुक्ता है वो ये है कि हमने मज़ाहिर लेके लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी माशाल्लाह बहुत एक्टिव रही है और बड़ी पॉजिटिव रही है, लेकिन ये मौका ऐसा है कि हमें इससे मजीद फायदा उठाने की जरूरत है। और वो किस तरह से कि इंडिया को पहले कुछ सैंक्शन वेवर्स मिले थे जो उसकी ईरान से ताल्लुकात, जी बिल्कुल ठीक, तजारती। हाँ, हमें चाहिए कि ट्रंप साहब से कहें कि भाई हमें तेल की जरूरत है, गैस की भी जरूरत है, यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। कम से कम हम आपकी जो है सुलह कराने में ईरान से भी जो हमसे हो वहां से हम खरीद सकते हैं। ठीक सर, वक्त की किल्लत बहुत दूरी रहेगी, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत दिलचस्प सूरत हाल थी जो यूसुफ नदर साहब ने बयान की। उम्मीद है नाज़रीन को समझ भी आएगी। पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।